साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। सभी देशवासी, सभी भारतवासी इस बात को गांठ बांध लें, कान खोल करके सुन लें कि संविधान, भारत का संविधान, खास करके बहुजन समाज के लोग भी सुन लें, जो संविधान की रक्षा के लिए सदैव आगे आते हैं, दिलेर शेर सदैव आगे आते हैं। और भारत के सभी सभ्य नागरिक इस बात को कान खोल करके सुन लें कि भारत का संविधान मरणासन अवस्था में पहुंच चुका है। संविधान रेस्ट इन पीस, राम नाम सत्य, यानी RIP। आप समझते हैं कि इस राम नाम को सत्य बनाने के लिए, राम नाम को अमर बनाने के लिए संविधान की बलि दी जा रही है, क्योंकि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना चल रही है। भारत देश में राम राज्य लाने की कल्पना चल रही है। यह हिंदू राष्ट्र, यह राम राज्य, यह वही है जो कि सदियों पहले हुआ करता था, और सदियों पहले जाने की जरूरत नहीं है। यह आजादी से पहले जो अंग्रेज थे, अंग्रेज से पहले जो मुगल थे, ये उनसे पहले जो हुआ करता था वही होने वाला है और वही होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाब सतपाल तंवर अपना स्पष्ट तौर पर पक्ष रख देता है, और पक्ष रखने के साथ में एक डिस्क्लेमर भी दे देता है कि मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं, किसी भी जाति का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी भी देवी देवता का विरोधी नहीं हूं। और साथ में यह भी बताना मैं जरूरी समझता हूं कि इन बोल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से मेरा किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को, जातीय भावनाओं को, देशभक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। यह मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, जो कि भारत का संविधान मुझे मौलिक अधिकार के रूप में देता है। अब सबसे बड़ी बात आज मैं करने क्या वाला हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लें आप। भारत के संविधान को मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया गया है। ये बीजेपी वाले और अपने मोई जी एक कानून लाए हैं। मैं यहां पर मोई जी बोल रहा हूं, मोई जी, समझते हैं आप मेरी बात को, मोई जी बोल रहा हूं। ये कानून लेके आए हैं। उस कानून का नाम है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। यह लोकसभा में पास हुआ था, और लोकसभा में पास होकर के यह राज्यसभा में पेश किया गया, जो कि राज्यसभा में भी पास करा लिया गया और महामहिम राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया। अकॉर्डिंग टू जो संघीय ढांचा है भारत का, उसी के अनुसार जो भारत का संविधान कहता है, उसी के अनुसार इन्होंने उस बिल को भेजा। अब आप देखिए, संविधान को खत्म करने वाला एक बिल ये लेकर के आते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले CRPC और IPC और IAA पर प्रकाश डाला था। यह कहना मेरा उचित नहीं होगा, बल्कि यह कहना उचित होगा कि मैंने दम तोड़ती हुई CRPC, आखिरी सांस लेती हुई IPC और लगभग कब्र में या फिर शमशान घाट में पहुंच चुका IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में भी आपको बताया था। और कैसे कैसे ये संविधान में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, और संविधान के तहत कानूनों का निर्माण किया गया है उनमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, और साथ में नए नए कानून ला करके, नए नए बिल पेश करके, उनके साथ, उनके माध्यम से नए नए एक्ट बना करके ये लोग कानून को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मेरी बात को सुनते हुए आप इस बात को सभी साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि देखिए, आपके उल्टे या सीधे हाथ पर, मुझे ध्यान नहीं है, एक शेयर का बटन बना होगा, उस पर आप दबाएंगे, शेयर टू ग्रुप के ऑप्शन आएंगे। ज्यादा नहीं, 4 से 5 ग्रुपों में शेयर कर दो बस, क्योंकि ये बात, ये आवाज पूरे देश भर तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। और मैं नाम लेना चाहूंगा अरुणधति रॉय का। अरुणधति रॉय हमारी बहुत सीनियर है, और RTI के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं
पहले भी उनके साथ में संघर्ष के मैदान में उतर चुका हूं, 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में, जंतर मंतर पर भी। तब ये 2005 जो आरटीआई कानून है 2015, ये उसके बाद में लाया गया था। और मेरे साथ में ऐसे बहुत, दिल्ली के, गुड़गांव के बहुत सारे पुराने साथी जो मेरे साथ बहुत संघर्ष किया है उन्होंने मेरे साथ में बहुत संघर्ष किया है उन्होंने। इन सभी जो पहले जैसे आरटीआई एक्ट लाया गया था उसके लिए। अब आप ये समझिए कि जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली ये आरटीआई को खत्म करने के लिए लाया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में ये आरटीआई एक्ट लाया गया था, जो कि आरटीआई एक्ट, भारतीय सूचना अधिकार अधिनियम 2005, जो ये लाया गया था, इसको खत्म करने के लिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया है। अब मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, ये बात आप समझेंगे, शायद मेरी बात को समझेंगे। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में भेड़ चाल बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अगर कुएं की तरफ भेड़ें चल रही हैं और एक भेड़ अगर कुएं में गिर जाती है तो सारी भेड़ उसके पीछे चलना शुरू कर देती है और कुएं में गिरती चली जाती है। यही होता था। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे फादर साहब हैं, आर्मी से रिटायर हैं, भारतीय सेना से रिटायर हैं। वो जब भी, देखो हमने कई बार जब हम बच्चे छोटे हुआ करते थे तो मेरे फादर ने, मेरे जैसे दादाजी ने मकान बनाया था, फिर उसको तोड़ के मेरे फादर ने बनाया। और मेरे फादर तो कम से कम 5-6 बार तोड़ के बना चुके हैं। क्योंकि आपको पता है ना, आर्मी पर्सन जो होते हैं, आर्मी वालों का दिमाग हमेशा एक्टिव होता है, लेकिन लोग उनको गलत तरीके से कोट करते हैं। गलत तरीके से कोट नहीं करना चाहिए। दिमाग बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। सोचते हैं कि एक बार कोई चीज अगर अच्छी बन भी गई ना, तो भी उसको फिर वो तोड़ करके दोबारा बनाते हैं। यानी कि हर बार नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो हम छोटे बच्चे हुआ करते थे और हम 4 भाई बहन हैं। मेरे पापा जी जो है वो हम सारे भाई बहनों को जो है वो काम में लगा देते थे। भाई मजदूर भी लगा रखे हैं, मिस्त्री भी लगा रखे हैं, वो कहते हैं मसाला पकड़ाने वाला भी है और ईंट ढोने वाला भी है। सारे काम है, मजदूर मिस्त्री सब लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी हमें काम में लगा देते थे और खुद भी काम करते रहते थे। वो क्यों? मेरे फादर साहब हैं इस दुनिया में आज भी और मुझे बहुत गर्व होता है उनके ऊपर। और क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए जब हम थोड़े से बड़े हुए, क्या करते थे भाई, ये ईंट उठा के वहां डाल दो, फिर उठा के इधर से उठा के उधर डाल दो, फिर इधर से उठा के उधर डाल दो, फिर ये काम कर दो वो काम कर दो। यानी कि लगाए रखते थे पूरा दिन, ना चैन से बैठते थे और ना चैन से बैठने देते थे। वही काम आज मेरा है, ना तो मोई जी को चैन से बैठने दूंगा और ना मैं चैन से बैठूंगा। आ लिया मैं फिर से और थारा नाश करूंगा। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये जो मोई जी गवर्नमेंट है, नरेंद्र भाई की गवर्नमेंट है, आ लिया मैं फिर से थारा नाश करूंगा। ध्यान रखना मेरी बात को। ना चैन से बैठूंगा और ना चैन से बैठने दूंगा। तुमने कहा था ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, वही तुमने, मैं इस वीडियो में सारी बात बताने वाला हूं आपको बहुत शॉर्ट में। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ये क्यों लाया गया है, कानून क्यों बनाया गया है, इसका भी रीजन है। अब मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूं। हमारे फादर साहब हमें लगाए रखते थे। जब हम थोड़े से बड़े हुए तो मैंने पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो मेरे पापा जी ने बहुत ही गोल्डन जवाब दिया। वो क्या जवाब दिया कि फौज में ना, फौज में फौजी को कभी भी खाली नहीं बैठने दिया जाता। ऐसे ही अगर इंसान खाली बैठेगा, अगर मैं तुम लोगों को खाली बैठा दूं तो तुम्हारा दिमाग गलत गलत कामों की तरफ जाएगा। कोई ना कोई क्राइम होगा या कोई ना कोई गलत कार्य होगा। उससे अच्छा अपने दिमाग को हमेशा जो है वो बिजी रखो कहीं ना कहीं। और नतीजन आज मैं इतनी एजुकेशन भी हासिल कर पाया हूं बाबा साहब की अनुकंपा से और अपने माता पिता के मेहनत परिश्रम से। मैं ये एजुकेशन भी हासिल कर पाया हूं और आपके सामने बात भी कर रहा हूं मैं। आप ये देखिए, जब मेरे फादर साहब ने कहा कि फौज के अंदर तलवार हाथ में पकड़ा देते थे जब कोई काम नहीं होता था तो,
और तलवार हाथ में पकड़ाने के बाद में उस पार्क में भेज देते थे जिस पार्क में घास थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाया करती थी, और कहते थे पूरा दिन लगे रहो उस तलवार से घास काटो, ऐसे ऐसे करके। ये फौजियों को ऐसे लगा दिया जाता है चाहे अफसर क्यों ना हो। ये मेरे फादर साहब बोलते थे, बोले खाली टाइम पे हम फौजियों को काम में लगा देते थे, भाई खाली नहीं बैठना, बिल्कुल खाली नहीं बैठना। वही चीज है, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है। ये मोईजी जो है नरेंद्र भाई, ये पर्सनल डाटा एक्ट इन्होंने बना दिया, कानून बन चुका। जब इन्होंने लोकसभा में पारित किया तब आपको किसी काम में इन्होंने बिजी कर दिया, तब इन्होंने राज्यसभा में पेश किया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने की तरफ गया, तब भी आप कहीं ना कहीं बिजी हो गए, क्योंकि कहीं संसद का उद्घाटन था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, बहुत सारी चीजें थी और आपको सोचने का टाइम नहीं मिला। अब ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसके बाद इसके दुष्परिणाम भी बताऊंगा। ये जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, ये इन्होंने पास करा के सब जगह से, और अब इन्होंने कानून बना दिया। अभी जो सत्र चल रहा है संसद का, अब इन्होंने कानून बना दिया, और आपको पता है किस काम में लगा दिया? सोचने पर आप अपने आप के ऊपर अफसोस करोगे, क्योंकि जितने साथी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आपके प्रोफाइल के ऊपर एक पोस्ट जरूर होगी। उस पोस्ट में आपने दो तरह की बात लिखी होगी। पहली बात तो आपने ये लिखी होगी, मैं गलत हूं तो बता देना, सही हूं तो बता देना भाई, कमेंट करके बता देना। मनुवादियों के कमेंट पर मत जाना, मनुवादियों का तो काम है आईटी सेल वाले, ये भी बताऊंगा ये क्यों है, और इनका वजूद भी बताऊंगा। इनको बचाने के लिए मोदी जी ने ऐसा किया, बताऊंगा। अब आपकी प्रोफाइल पे दो तरह की पोस्ट होंगी, दो में से एक तरह की। एक तरह की जो पहली पोस्ट है, या तो वो होगी जिसमें आपने ये लिखा होगा नोटिस फेसबुक के मेटा को मेरी पर्सनल जानकारी, फोटो, वीडियो इस्तेमाल करने की कोई अनुमति नहीं है। मेरी बिना जानकारी के ये मेटा कंपनी जो है, ये मेरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये मेरी फोटो वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये आपने पोस्ट की होगी, या फिर आपने ये पोस्ट की होगी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक मेटा पूरी दुनिया में मेरी फोटो वीडियो फैला दे, या तो आपने ये पोस्ट की होगी। अब आपको फेसबुक मेटा का, देखिए जब ये कानून बनता है तो ये सभी के ऊपर लागू होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है, और कंपनियों के ऊपर भी लागू होता है, सरकार के ऊपर भी लागू होता है। और ये कानून सोशल मीडिया जो एजेंसियां हैं, फेसबुक है, ट्विटर है जो कि एक्स बन चुका है अब, और वो शायद एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि और बताऊंगा। अब आप ये देखिए, जब ये जो कंपनियां हैं इनके ऊपर भी वो कानून लागू होगा, तो फिर वो आपसे परमिशन मांगेंगे, क्या हम आपकी जानकारी या फोटो वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कुछ खबरें आप टीवी में सुनोगे या न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो आप ये समझोगे कि फेसबुक का मेटा आपकी पर्सनल जानकारी या फोटो वीडियो को वो इस्तेमाल आपकी इजाजत के बिना कर रहा है या कर सकता है। तब इस तरह की पोस्ट जो है ना वो बहुत वायरल हो रही है, लेकिन किसी का भी दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा जो नरेंद्र मोदी जी गेम खेल रहे हैं, इस पूरे देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान को आरआईपी कर रहे हैं, देश का संविधान दम तोड़ रहा है, देश के संविधान का राम नाम सत्य हो रहा है, और वास्तव में राम नाम सत्य हो रहा है, देश में राम राज्य लागू हो रहा है, और भारत देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की ये घोषणा करना इनका बाकी रह गया है बस। और ये सबकी गुलामी का दौर है। खुश ना हो आप, कभी ये समझो कि आप जन्मजात हिंदू हो। जन्मजात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हिंदू थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को मानने से इंकार कर दिया था। यह अधिकार भी हमें भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है। अब यह सारी कहानी क्यों घटित हुई मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को इसमें है सबसे बड़ा खतरा। अगर
इस एक्ट का उल्लंघन किया जाता है। अगर कोई भी किसी की भी निजी सूचना को, देखो मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपके अंदर ज्ञान नहीं है ना, तो आपका जीवन व्यर्थ और एक मरे हुए पशु के समान है। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है तो चुपचाप ज्ञान ले लो, क्या पता कहां काम आ जाए। क्योंकि बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज थे, उन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है बाबा साहब अंबेडकर को। और वही ज्ञान की बात बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इस देश के संविधान का गला घोंट रही है ये बीजेपी की सरकार। नरेंद्र गला घोंट रहे हैं नरेंद्र जी। अब नरेंद्र जी को क्या खतरा, आखिर खतरा क्या, ये एक्ट क्यों लेकर के आए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ये क्यों लेकर के आए, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, अब मैं आपको उदाहरण सहित बता देता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके बात बहुत काम आएंगी। आरटीआई एक्ट जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, इस आरटीआई एक्ट को पूरे तरीके से कमजोर बनाया गया। हालांकि 4 साल पहले आरटीआई एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, लेकिन अब आरटीआई एक्ट को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। वो घोषणा करके खत्म नहीं किया, इन्होंने उस आरटीआई एक्ट को कमजोर कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर इन्होंने एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। वो कैसे, वो ऐसे कि जैसे 4 साल पहले इन्होंने कुछ अमेंडमेंट लेके आए थे। ये इंफॉर्मेशन जो कमीशन होता है, 2 इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन का मतलब है सूचना आयोग। 2 सूचना आयोग होते हैं, एक तो राज्य सूचना आयोग होता है, एक केंद्रीय सूचना आयोग होता है। जब लोक सूचना अधिकारी आपको किसी भी काम की जानकारी नहीं देता है, तब आप जाते हैं किसके पास, फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास, जो कि आपके उसी डिपार्टमेंट में होते हैं। तब भी वो सूचना नहीं देते, 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। फिर जाते हैं राज्य सूचना आयोग यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है वो सुनवाई करता है और वो जुर्माना भी लगाता है और सूचना देने के लिए वो आदेश भी देता है। अगर उससे सहमत ना हो जो एप्लीकेंट है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है या जिसने आरटीआई लगाई है, अगर वो सहमत ना हो तो फिर केंद्रीय सूचना आयोग के पास मामला जाता है, वही प्रोसेस होता है। अगर इससे भी संतुष्ट ना हो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं। अब सारा रास्ता भारत के संविधान में है। मैंने आपको बता दिया राज्य सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, लेकिन पहले सरकार का राज्य सूचना आयोग के ऊपर और केंद्रीय सूचना आयोग के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता था। अगर होता था तो बहुत ही थोड़ा बहुत होता था। 4 साल पहले सरकार ने यही काम किया, उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उनके ऊपर अपना कंट्रोल किया, जो लोकतंत्र की भाषा में कहेंगे हम, अपना आधिपत्य किया, अपना कंट्रोल किया। उन्होंने उनको अपने कब्जे में लिया। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को राज्य के भी और राज्य के भी और केंद्र के भी। अब राज्य और केंद्र के इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपने कब्जे में अगर इन्होंने ले लिया, तो ऐसे में कुछ नियम कायदे कानून भी इन्होंने बनाए। वो क्या बनाए कि भाई इनकी जो नियुक्ति होगी, इनकी जो सैलरी होगी, इनका जो कार्यकाल होगा, वो केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी, चाहे वो राज्य का हो या फिर चाहे वो केंद्र का सूचना आयोग हो। यहां इन्होंने 4 साल पहले किया, लेकिन इतने से इनका मन नहीं भरा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की एक टीस लगी हुई है सबसे बड़ी। मैं एक बहुत पते की बात बता रहा हूं आपको, नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़ी टीस लगी हुई है। सारी बताऊंगा, सारी बताऊंगा। आप इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी अपने पास रखिए और अपना इस जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, जरूरी है। अगर यह बात आपके तक, मेरे तक रह गई ना, तो फिर देश कैसे जागेगा भाई, फिर समाज कैसे जागेगा।
बताओ, यह बात मुझे कहने की नहीं होनी चाहिए, यह बात आप खुद करें। मनुवादी चाहे कुछ भी भौंकते हो, मनुवादियों को भौंकने दो, हम अपना काम करेंगे और पूरे देश को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि कैसे संविधान का और देश का गला घोंट रहे हैं ये देशभक्त बीजेपी वाले। देख लो आप। अब 2015 में, मैं आपको 2015 की बात बता रहा हूं, 2015 में नीरज शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि अब ये बहुत सारे जातिवाद करते हैं, मेरे जाति के तौर पर ब्राह्मण है नीरज शर्मा, मेरे भाई हैं, ये भी बता देता हूं। नीरज शर्मा ने एक आरटीआई दाखिल की, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एक आरटीआई दाखिल की। उस आरटीआई को कहां दाखिल किया गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से नीरज शर्मा ने एक जानकारी मांगी कि 1978 के अंदर जितने भी लोग, जितने भी छात्र बीए पास हुए हैं उनकी जानकारी दे दो आप हमें। ये क्यों मांगा था पता है आपको? याद दिला देते हैं चलो भैया जी आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था कुछ साल पहले। नरेंद्र मोदी जी की कंप्यूटराइज प्रिंटेड डिग्री, वो भी बीए की, और 1978 में कंप्यूटराइज प्रिंटेड डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अपने हलफनामे में, चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि 1978 में नरेंद्र मोदी जी ने बीए पास करी है, वो भी भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और जनता को पागल बनाते घूमते हैं कि मैंने बचपन से चाय बेची है। वाह भाई वाह, वाह बहरूपिये वाह, क्या कहने तुम्हारे, क्या कहने, क्या कहने। जनता को तो तुम्हारे खुद कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा भाई बहरूपिया, ये तुम्हारे अमित शाह कह रहे हैं बहरूपिया, कह रहे हैं कि ये तो जुमला था इसलिए वो बहरूपिया कह रहे हैं, इसका मतलब है बहरूपिया। मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे मत बोलना, सीधी बात है। अमित शाह जी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने तो जुमला फेंका था 15 लाख का, पकोड़े का, बेरोजगार का, और बहुत सारे। अब आपको बताता हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो बात को। नीरज शर्मा जी ने आरटीआई लगाई दिल्ली यूनिवर्सिटी को और पूछा 1978 में जितने छात्र बीए पास हुए हैं सबकी जानकारी दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोली हम आपको यह जानकारी नहीं दे सकते। फिर यह व्यक्ति गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, नीरज शर्मा, अपील कर दी। अपील करके बोला देखो जी साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो है वो जानकारी नहीं दे रहे। फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने आदेश दिया कि भाई जानकारी तो बनती है। एक व्यक्ति, अब आपको बता देते हैं व्यक्तिगत में भी क्या फर्क है। आरटीआई के नियमों में साफ लिखा है, आप किसी सरकारी संस्था से नहीं जुड़े हुए, आप संसद से नहीं जुड़े हुए, आप एक आम नागरिक हो, जैसे मैं हूं और आप हैं, आप एक आम नागरिक है, तो आपकी पर्सनल जानकारी को कोई व्यक्ति नहीं हासिल कर सकता। लेकिन आरटीआई का नियम दूसरी तरफ यह कहता है, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी हैं, चाहे तो आप सरकारी विभाग में ठेकेदारी पर हैं, चाहे तो आप संसद में चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या कोई विधायक है, या कोई पार्षद है, या कोई सरपंच है, या कोई पंच है, या आप कोई भी हैं, यानी कि सरकार से आपकी कनेक्टिविटी है। ऐसे में वो जानकारी व्यक्तिगत नहीं होगी, उसके तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट की जानकारी भी मांगी जा सकती है और दी जा सकती है। वही इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों तुम मना क्यों कर रहे हो देने से, जानकारी दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोली कि हम जानकारी नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं, ये देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका और हमाम में सारे नंगे हैं, नंगे। ये देखो नंगा, हमाम में सारे हैं नंगे। सॉरी, हमाम में सारे हैं नंगे
और चोर की दाढ़ी में तिन तिन का। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ये बोले कि हम जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास करी थी। लो जी, कर लो बात। तुमसे कोई पूछ रहा है, नीरज शर्मा एप्लीकेंट ये पूछ रहा है कि आप जानकारी दो 1978 में कितने लोगों ने बीए पास करी, उनकी पूरी लिस्ट दो। नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया उसने, छात्रों की तो जानकारी मांगी थी उसने, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो सामने आए कैमरे के और बोले कि जानकारी तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर है कि 1978 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास करी थी, और वो भी प्रिंटेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग। 1978 में कोई कंप्यूटराइज प्रिंटिंग नहीं होती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट की। क्लियर बता देता हूं, 420 का मुकदमा पड़ेगा भाई, 420 का, 420 आईपीसी। इसीलिए ये लोग आईपीसी भी बदल रहे हैं, क्योंकि फंस रहा है इनका प्रधानमंत्री। भीतर जाएगा, भीतर जेल में जाएगा। इसको हराओ 2024 में, इसको भेजो चाहे झोला उठा के जाना चाहता है। दावे के साथ कहता हूं भाई, दावे के साथ कहता है नवाब सतपाल तंवर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 420 के केस में अंदर जाएंगे, जेल की चक्की पीसेंगे, क्योंकि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जालसाजी की है। और ये 420 ही नहीं, और भी 10 धाराएं लगेंगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना जुगाड़ पानी पहले ही बैठा लिया। आईपीसी बदल रहा है, सीआरपीसी बदल रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट बदल रहा है। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, चोरी और सीना चोरी कोई करता है भला ऐसे? तुम प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के संविधान की, कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हो और हम चुप बैठ जाए, तमाशा देखते रहे? भैया ऐसा नहीं होगा। संविधान हमें अधिकार देता है और संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मेरी बात को आप। अब अगली मेरी बात सुन लीजिए भाई। एक तो ये खतरा सबसे बड़ा कि नरेंद्र मोदी जी का कच्चा चिट्ठा आ जाएगा सामने, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मना कर दिया था कि हम सूचना नहीं देंगे, लेकिन जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोल रहा है ना तुम दो, उसके बाद में भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गई कहां पे? दिल्ली हाई कोर्ट में। और वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, आज तक फैसला नहीं हुआ है। 2015 की बात है। 2015 से 5 साल बीते, कितने हुए जी? 2020, 5 साल ही हो गए, 3 साल ही ऊपर हो गए, 8 साल हो गए। किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे केस कभी भी नहीं चलते। बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई होती है, केस कभी इतने पेंडिंग नहीं रहते। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपील पर आखिर क्यों पेंडिंग है? क्या डर है? आखिर डर क्या है कि आप सूचना दे क्यों नहीं देते? 1978 में जो बीए पास हुए थे लोग, उनकी जानकारी दे क्यों नहीं देते? क्योंकि लिस्ट आएगी पूरी बन के, हम उसमें देख लेंगे भाई नरेंद्र मोदी जी का नाम है या नहीं है। अरे भैया, जालसाजी का तगड़ा मुकदमा ठुकेगा, ध्यान रखना। जो जनता की अदालत है, बड़े बड़े तानाशाह गए, हिटलर भी गया, नरेंद्र मोदी जी तानाशाही को नहीं चलेगी। और लोकतंत्र ने, हम पहरेदार बैठे हैं लोकतंत्र के, संविधान के रक्षक हम बैठे हैं। हमारे से टकराना पड़ेगा संविधान को खत्म करने से पहले, याद रखना मेरी बात को। लोकतंत्र की तरफ आंख भी उठाई ना तो पहले हमसे टकराना पड़ेगा। हम बैठे हैं लोकतंत्र के सेवक। और जो तुम्हारे मोदी भक्त है ना, इनकी भी बताऊंगा सारी, क्योंकि इनका भी गला सुखाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, इनका भी गला सुखाना बहुत जरूरी है। ये भी पूरा दिन बहुत भौंकते हैं।
नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में। अब बताऊंगा इनका भी प्रोटेक्शन कैसे होगा इस एक्ट से। अब आप ये देखिए, जो आरटीआई एक्ट है हमारा, अब आप एक बात बताऊं आपको मैं, बीजेपी की सरकार क्यों आई? चले जाओ पीछे, पीछे जाओ, हां थोड़ा सा पीछे जाओ। कहां गए? 2020 में? ना 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 ना, 18 में जाओ। 18 पहुंच गए? अरे आप जाओ 2015 में पहुंचो फटाफट जल्दी। 2015 पहुंचो, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। अच्छा कौन दिखाई दे रहा है? कोई दिखाई दे रहा है आपको? अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, योगेंद्र यादव, और बताऊं? किरण बेदी नाम ले दिया मैंने शायद। हां, वो जिनका एक बल्ब फ्यूज है। अरे हमारे बाबा रामदेव, अरे वो पतंजलि पीठ वाले जो योगासन कराते थे सुबह सुबह, आस्था चैनल पे आते थे। अरे वही योग के बहाने से राष्ट्रवादी, योग का बहाना सॉरी, योग का बहाना राष्ट्रवादी, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी। और क्या बन गए? बिजनेसमैन बन गए, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बन गए भाई। देश में बहुत बड़ी मोटी कमाई हो रही है। बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ वाले की उत्तराखंड में जाके देखो कितनी बड़ी पतंजलि पीठ बना रखी है। भारत का बड़ा बिजनेसमैन है आज बाबा रामदेव। अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल। अरे इस अन्ना हजारे के वजह से तो अरविंद केजरीवाल जी प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूं, मेरे मुंह से निकल गया, क्या पता बढ़ भी जाए, भरोसा नहीं है भाई। क्योंकि उनकी टेक्निक जो है ना बड़ी हाई है। वो सरदार भगत सिंह को भी लेते हैं साथ में, तो बाबा साहब को भी लेते हैं। बड़ा दिमाग है भाई उनके अंदर। और दिमाग इतना है कि अन्ना हजारे को किया साइड कोड़ी मार और बन गए मुख्यमंत्री। पार्टी बढ़ा के तुरंत हो गया काम। वहां चले जाओ। ये बीजेपी की सरकार क्यों आई? लोकपाल विधेयक, आरटीआई एक्ट 2005, इसी की वजह से आई बीजेपी की सरकार। कांग्रेस यूपीए की सरकार पर लगे घोटाले के आरोप और कांग्रेस के खिलाफ पूरे मीडिया को मैनेज कर लिया गया। आस्था चैनल, सुदर्शन चैनल, देशभक्ति आस्था का कम्बाबेश समावेश किया गया और लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया गया। और बताऊंगा, कानून की बात बताऊंगा। और मूर्ख बना के देश को 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन आएगा। बाबा रामदेव बहुत चिल्लाता था काला धन लाओ। अरे कहां है भाई काले धन लाने वाले? कहां हो? काला धन तो तुमने जोड़ लिया है दुनिया भर का। सच्चाई ये है। सबसे बड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये बड़े घोटाले हैं। और ऐसे कई घोटाले जिनकी वजह से जो आए सामने आरटीआई की वजह से। और यहां जैसे कांग्रेस की सरकार गई, ऐसे कहीं बीजेपी की सरकार ना चली जाए, इसलिए आरटीआई एक्ट को खत्म करने का काम किया। लेकिन डायरेक्ट आरटीआई एक्ट को खत्म ना करके पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया ताकि आरटीआई को निष्क्रिय बनाया जा सके। ऐसे ही संविधान में तमाम संशोधन किए जा रहे हैं, नए नए कानून लाए जा रहे हैं, पुराने कानून खत्म किए जा रहे हैं। फिर बाद में ये बोलेंगे कि लगभग संविधान तो बदल चुका है, अब बचा ही क्या है, अब नया संविधान ला देते हैं, तब ये नया संविधान लेकर के आएंगे, तब किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। और इनको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में लगा दिया गया है। मैंने पहले बताया कि मेटा जो है पर्सनल डाटा का यूज
करने की हम परमिशन नहीं देते। कुछ मजाक करते हैं, कहते हैं सब जगह हमारा डाटा फैलाओ। ये गलत है। आपके सामने से मेन पर्सनल डाटा एक्ट की जो खतरनाक मंसूबा है इसका, वो छिपाया जा रहा है और आप फेसबुक की पोस्टें करने में लगे पड़े हो। भेड़ चाल चल रही है, आपको काम में लगा दिया गया है। फिर आप भूल जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे दूध में उबाल आता है और गैस को या आग को कम कर दिया जाता है तो उबाल नीचे बैठ जाता है। ठीक ऐसे ही जब कोई व्यक्ति धरती के ऊपर पेशाब करता है तो झाग बढ़ जाते हैं और तुरंत ही वो झाग फूट भी जाते हैं। जब कुछ टाइम बीतेगा तो लोग भूल जाएंगे। ठीक उस पेशाब में बड़े झाग की तरह और दूध में बड़े बुलबुलों की तरह झाग की तरह ये घोटाले मैंने बताया आपको। एक बात और बताऊं मैं आपको बहुत पते की, डिमोनेटाइजेशन होने के बाद कितनी करेंसी बैंकों में वापस आ गई है। यह बात पूछी आरटीआई एक्ट से एक साथी ने, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह बताने से मना कर दिया कि डिमोनेटाइजेशन होने के बाद कितनी करेंसी बैंकों में वापस आ चुकी है। यह आरबीआई ने मना कर दिया, इसका खुलासा हम नहीं करेंगे। और आरबीआई से यह पूछा गया कि कितने डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने लोन नहीं चुकाया, जिन्होंने कर्ज नहीं चुकाया, जो कर्ज लेकर के विदेश भाग गए। कितने डिफॉल्टर्स हैं बताओ आप। तुम गरीबों को तो परेशान करते हो, कुछ हजार कुछ लाख रुपए के कर्ज के ऊपर तुम गरीबों को, मीडियम क्लास फैमिली को तो परेशान करते हो। लेकिन यह जानकारी आरबीआई से पूछी गई कितने डिफॉल्टर्स हैं वो बताओ हमें। ऐसे में जो बड़े बड़े अमीर घरानों के बागड़ बिल्ले हैं जो विदेश भाग चुके हैं और जो आज देश में रह रहे हैं, भाग चुके हैं वो अलग है, जो देश में रह रहे हैं वो अलग है। आखिर ये डिफॉल्टर्स कौन है? तो आरबीआई ने देने से मना कर दिया कि ये जानकारी हमें नहीं देंगे। आखिर क्या खतरा है? मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसे डिफॉल्टर्स 90% हैं। 90% ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दे रखा है। ये लोन लेते हैं कई करोड़ रुपए, कर्जा लेते हैं बैंकों से 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए, जिसमें से 2 या 5 करोड़ रुपए ये बीजेपी, 2 करोड़ 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए ये बीजेपी को चंदा दे देते हैं, लोन लेकर के, कर्जा लेकर के। अब आप बताएं, बीजेपी को ये खतरा है आरटीआई से। इसलिए ये पर्सनल डाटा संरक्षण कानून लेकर के आए हैं, इसलिए लेकर के आए हैं। अब आपको मैं बता दूं, एक मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, उसको पहचानना आप कि ये कौन है। 4 साल पहले और अभी भी जो ये खतरनाक देश विरोधी काले कानून पास किए जाते हैं ना, तो कुछ क्षेत्रीय दल इनको समर्थन करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत है, 2/3 बहुमत से ये लोग कानून को पास करा लेते हैं लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी पूरे बहुमत में नहीं है। ऐसे में जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जो दलाल बैठे हुए हैं, जो देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वो क्षेत्रीय दल बीजेपी को सपोर्ट करते हैं राज्यसभा के अंदर, और ये सारी बातें सामने नहीं आ पाती है बिल्कुल भी। अब आपको बता देता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कंप्लीट होने वाला है। इसमें से एक दल है जनता दल, बीजेडी, BIJU। इसने सपोर्ट किया बीजेपी को, कहां पर? राज्यसभा में, कि कानून पास करने में हमारा समर्थन। 2/3 बहुमत में अपना बहुमत इस दल ने दिया। एक मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, यह फोटो दिखाना बहुत जरूरी है।
टीआरएस पार्टी का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन एक फोटो जरूर देखा होगा। टीआरएस पार्टी है, टीआरएस पार्टी। इसको देखो आप कि ये व्यक्ति कौन है, पहचान जाओगे आप, मुझे पता है। ये देखो ये कौन है, गूगल में सर्च करके दिखा रहा हूं, पहचानो भाई इसको। सही से दिख रहा है क्या? इसको पहचानिए, ये कौन है? ये जो है टीआरएस पार्टी का प्रमुख है। इसको बड़ा करके दिखाता हूं और मैं आपको, ये इसका चेहरा भी देख लो प्रॉपर, आपका देखना बहुत जरूरी है। ये देखो, इसको पहचानो, ये कौन है? पहचानो, पहचाना, पहचाना इसको? ये वो व्यक्ति है जो कि तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है और टीआरएस का चीफ है। इसका नाम है के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव। ये टीआरएस पार्टी का चीफ है और ये एंटी बीजेपी बताया जाता है। इसके चेहरे पर मुखौटा है और इस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि भारत देश में नया संविधान लाया जाए। भारत देश को नए संविधान की जरूरत है और कुछ तथाकथित, या कुछ नहीं, एक आधा कहूंगा, एक आधा तथाकथित दलित नेता खुद को कहने वाले किसी व्यक्ति की फोटो इसके साथ वायरल भी हुई है, क्योंकि उनके चमचों ने वायरल की है। ऐसे ऐसे लोगों की गोदी में जाकर के ये दलितों के भी चमचे बैठते हैं, गोद में जाके पैर धो धो के पीते हैं, गोदी में बैठ के झूलते हैं, ऐसे ऐसे झूलते हैं, ऐसे ऐसे गोदी में बैठ बैठ के। ऐसे नेताओं के कुछ एक दलित नेता, एक आधे दलित नेता अपने आप को कहते हैं, है ना छछुंदर बर के भी, मैं कहूंगा है ना कति छछुंदर बर के भी, समाज को बेचने का काम करें। लेकिन जिस दिन नवाब सतपाल तंवर मैदान में आए ना, सुपड़ा साफ कर दूंगा, बता रहा हूं। क्योंकि यहां दल्लों की नहीं चलेगी, यहां चमचों की नहीं चलेगी बिल्कुल भी। यहां चलेगी तो अंबेडकरवादियों की चलेगी और सच्चे अंबेडकरवादियों की चलेगी। झूठों की नहीं चलेगी, दोगलों की नहीं चलेगी और चमचों की नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ये देखिए, पहचानो आप इसको। ये व्यक्ति है के चंद्रशेखर राव। ये टीआरएस का प्रमुख है। इसने राज्यसभा में सपोर्ट किया बीजेपी को 2/3 बहुमत लेने में और सारे कानून ये पास करवाता है। ये संविधान को बदलने की भी बात करता है। और हमारे एक आधे तथाकथित दलित नेता बने घूमते हैं और हमारे आगे है ना छछुंदर भी, वो इसके साथ जाके फोटो खिंचवाते हैं। मुझे बेहद दुख है इस बात का। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है, चमचा चाहे तो खाने में इस्तेमाल होता हो, पूरी की पूरी थाली को खाली कर देता है। चमचा चाहे इस्तेमाल ना होता हो तब भी सुपड़ा साफ कर देता है। यह चमचों का हाल है, चमचे हैं ये। अब आप ये देखिए, अगली बात मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो मैंने आपको करप्शन की बात बताई, बीजेपी की सरकार ने इतना भारी कई हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम घोटाले कर रखे हैं और यह सूचना बाहर ना आ जाए, इसलिए इन्होंने पर्सनल डाटा संरक्षण अधिनियम बनाया है। इन्होंने डाटा, ये पर्सनल भी नहीं, ये डाटा कानून है, पर्सनल भी नहीं, ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें ये डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, आप, मैं, कोई भी, अगर जैसे मान के चलो मेरे हाथ में लग गई मोदी जी की डिग्री फर्जी वाली, मोदी जी की फर्जी डिग्री मेरे हाथ में लग गई, तो ये मेरे ऊपर लगाएंगे 250 करोड़ रुपए का जुर्माना, जो मैंने शायद जिंदगी में देखे ना हो। मेरे ऊपर लगाएंगे 250 करोड़ रुपए का जुर्माना अगर मैंने फॉर एग्जांपल मोदी जी की
कोई फर्जी डिग्री अपने हाथ में ले ली और उसको पब्लिक कर दिया, सबको बता दिया, तो ये मेरे ऊपर क्या करेंगे, ये लोग 250 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे और मुझे आरोपी बना देंगे, जेल भेज देंगे ये लोग डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कानून के तहत। अब आप इनसे जानकारी नहीं ले सकते। आप खोल करके बता देता हूं, आप किसी सरकारी अधिकारी से आरटीआई के तहत जानकारी मांगते हो या फिर आपके हाथ, आरटीआई से नहीं वैसे ही कोई भी ऐसा दस्तावेज आपके हाथ लग जाता है कि आप करोड़ों अरबों रुपए का घोटाले का आप भांडाफोड़ कर देते हो, ऐसे में आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपके ऊपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आपने कोई भी आप सोच के देखो, आप अपने घर से बाहर निकलो, आपके यहां पर रोड बन रही है और 10 दिन के बाद में वो रोड टूट जाती है, वो सड़क टूट जाती है, आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, आप ठेकेदार की जानकारी ले लेते हो, कहीं से जुटा लेते हो, चाहे वो आरटीआई एक्ट से या फिर किसी अन्य माध्यम से। आपने जानकारी जुटा ली और जानकारी जुटा करके आपने क्या किया, आपने वो पब्लिक कर दी, आप पुलिस थाने चले गए कि जी भ्रष्टाचार हुआ है, ठेकेदार की या सरकारी अफसर की, नगर निगम वालों की हो या प्रशासन की हो, आपने वो जानकारी जुटा ली और आपने केस करने चले गए या फिर आपने सोशल मीडिया पे डाल दी, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी भाई, कार्रवाई। ये कानून आपके ऊपर कार्रवाई करेगा जो कि मोदी ने बनाया है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, आपके ऊपर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। अब भ्रष्टाचार खुल के होगा इस देश में। अब ना मंत्री पकड़े जाएंगे, ना नेता पकड़े जाएंगे, ना सरकारी कर्मचारी पकड़े जाएंगे, ना अधिकारी पकड़े जाएंगे, ना भ्रष्टाचार का कोई केस चलेगा। आरटीआई कानून खत्म हो जाएगा, लोकपाल जहां जहां लागू है वो सब खत्म हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार करप्शन एक्ट है उसके सबूत तो सरकारी आंकड़ों से ही मिलते हैं ना भाई। जो भ्रष्टाचार होता है उसके सबूत कोई आपके घर में थोड़ी ना मिल जाएंगे, उसके सबूत कहीं गली में पड़े थोड़ी ना मिल जाएंगे। सरकारी कागज ही तो बताएंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है। लगाने थे 1000 रुपए, लगाए 500 रुपए, खर्च होने थे 500 रुपए और कर दिए 2000 रुपए। जबरदस्ती सरकारी खजाने को कर दिया खाली। ये कौन बताएगा? ये सरकारी आंकड़े बताएंगे, लेकिन सरकारी आंकड़े अब नहीं बताएंगे क्योंकि इनके ऊपर रोक लगाता है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इनके ऊपर रोक लगाता है। अब भ्रष्टाचार के मामले होंगे नहीं बिल्कुल भी। मोदी जी ने अपना जुगाड़ बैठा लिया। एक तो इसकी डिग्री फर्जी वाली वो सामने नहीं आएगी, दूसरा जो भ्रष्टाचारी मंत्री संतरी लंतरी फंतरी बैठे हैं वो अब पकड़े नहीं जाएंगे। अब किसी को जेल नहीं होगी, अब खुल के भ्रष्टाचार होगा। अब जनता की गाढ़ी कमाई को निगलने के बाद में पचाया भी जाएगा और छेड़ भी दिया जाएगा। कर लो बात भाई। ऐसे दम तोड़ रहा है भारत का संविधान। ये मैंने इसी में कैप्शन इसी वजह से डाला कि संविधान रेस्ट इन पीस, RIP, राम नाम सत्य है। मैंने इसलिए डाला। अभी भी नहीं जागे तो समझो कभी भी नहीं जागे। ये जो कानून है ये कानून पूरे तरह से कड़ा कानून है। RTI एक्ट को खत्म कर रहा है, करप्शन एक्ट को खत्म कर रहा है, लोकपाल विधेयक वगैरह जितने भी कई कई जगह इस तरह के कानून लागू हुए हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर स्थापना हुई हमारी एंटी क्राइम ब्यूरो की स्थापना हुई, ACB जिसको बोलते हैं हम, उसके ऊपर सबके ऊपर ये ऐसे रोक लगाते हैं या फिर इनका इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ विपक्षी लोगों को कैप्चर करने के लिए।
उनको दबाने के लिए। ये हालात है आज के मौजूदा। कानूनों का घोटा जा रहा है गला और गले पर पैर रखा जा रहा है संविधान के, और लोकतंत्र की जुबान काटी जा रही है। ये बन रहे हैं हालात, पैदा हो रहे हैं। अब आप फैसला कर लीजिए कि मोदी सरकार देश विरोधी है, देशभक्त है, या फिर देश विरोधी है। जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो आखिर है क्या? इसके ऊपर बहुत ही बड़े स्तर पर लोकतंत्र में जनता को एक्शन लेना ही पड़ेगा, और मोदी जी को सत्ता से बाहर उठा करके फेंकना ही पड़ेगा। हर हाल में फेंकना पड़ेगा, नहीं तो यो देश का नाश कर देगा। नाश, ध्यान रखना, यो देश का नाश कर देगा। मैंने सारे पॉइंट आपको बताए, सिरे से बताए, खोल खोल करके बताए। वीडियो लंबी हुई, बहुत सारे साथी इस वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत सारे साथी वापस भी हो गए, बहुत सारे साथियों ने शेयर भी किया, बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके हौसला भी बढ़ाया, बहुत सारे देशभक्ति वाले, अंधभक्ति वाले लोगों ने गलत कमेंट भी किए, गालियां भी दी। भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि इस प्रोटेक्शन, जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है? इसका सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है, ये नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्तों को होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को होने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के जो अंधभक्त हैं, उनको ये फायदा होने वाला है। वो क्यों और कैसे होने वाला है, अब मैं आपको बता देता हूं। भारत देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्र स्तर के हों, चाहे वो राज्य स्तर के हों, चाहे वो छोटे स्तर के हों, चाहे उनको मान्यता मिली हो, चाहे उनको मान्यता नहीं मिली हो, उन सभी दलों में सबसे सर्वोच्च, सबसे टॉप, सबसे बड़े और सबसे ऊंचे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। आहा, ये मत समझना कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ऊंचा नाम आता है दलों में। ना 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 ना, फेक न्यूज फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ऊंचा नाम आता है। फर्जी खबर फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ऊंचा नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी की एक आईटी सेल है, आईटी सेल। भारतीय जनता पार्टी की इस आईटी सेल का काम है दिन और रात हमारी वीडियो के ऊपर गालियां बकना, गलत बोलना, विरोध करना, बहरूप ये बना करके, फर्जी आईडी बना करके आईडी को लॉक करके रखते हैं, और फिर हमारी वीडियो पर या पोस्ट पर कमेंट करते हैं, जय भीम जी सभी को। मैं भी दलित समाज से हूं, लेकिन मैं सतपाल तंवर को समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि सतपाल तंवर गलत बोलते हैं। सतपाल तंवर ने किस महिला की सहायता की है? सतपाल तंवर ने कितनी बहन बेटियों का विवाह करवाया है? सतपाल तंवर ने क्या अच्छा किया है? सतपाल तंवर ने समाज के लिए क्या बढ़िया काम किया? ये है आईटी सेल के पिल्ले, क्या कहेंगे, पिल्ले। इन पिल्लों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। ये है मोदी जी के पिल्ले, क्योंकि क्योंकि आईटी एक्ट में क्राइम है। झूठी खबरें फैलाना एक अपराध है, फर्जी आईडी बनाना एक अपराध है, गाली लिखना एक अपराध है, गलत कमेंट करना एक अपराध है। जिस तरह के काम ये अंधभक्त मोदी जी के पिलूरे हमारी वीडियो में आकर के करते हैं, ये सब करना अपराध है। इनको सबसे बड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से।
सबसे बड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि इन पिलरों के खिलाफ आप या मैं एफआईआर दर्ज करा दूं कि ये लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो भाई साहब एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन पुलिस के पास में पुख्ता साक्ष्य कब होगा? जब साक्ष्य अधिनियम के तहत, साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, जिस एविडेंस एक्ट को मोदी जी खत्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, उसके तहत जब ट्विटर से, फेसबुक से या किसी भी सोशल मीडिया कंपनी से या यूट्यूब से, किसी भी सोशल मीडिया कंपनी से जांच अधिकारी, पुलिस का जांच अधिकारी ये पूछेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, इस व्यक्ति की जानकारी आप हमें उपलब्ध कराओ, तो फेसबुक वाले, ट्विटर वाले, यूट्यूब वाले और सोशल मीडिया के किसी भी कंपनी वाले पुलिस के जांच अधिकारी को ये लिखित में कहेंगे, भारतीय यानी कि इंडियन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो आजकल में मोदी जी ने नया कानून बनाया है, इस कानून के तहत हम किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी को आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते। यानी कि मेरे द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में जो सबूत मांग रहे हैं पुलिस अधिकारी, किससे? फेसबुक से, ट्विटर से या यूट्यूब से सबूत मांग रहे हैं कि इस व्यक्ति की जानकारी दो, ये फर्जी आईडी बना करके, बीजेपी का पिल्ला ये फर्जी आईडी बना करके ये गालियां बक रहा है, इसकी जानकारी दो। तो ये जानकारी देने से फेसबुक मना कर देगा, सभी कंपनियां मना कर देंगी कि हम जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी ने कानून बना दिया है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया है 2023 में, इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। और ये मोदी जी के पिल्ले ये बच जाएंगे, ये जेल नहीं जा पाएंगे। इसलिए मोदी जी के पिल्लों को इस कानून का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। जो ये गंदी गालियां देते हैं कमेंट में, जो ये फेक न्यूज फैलाते हैं, जो सारा दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो बाबा साहब की गंदी गंदी फोटो डालते हैं, जो फर्जी आईडी बना करके कमेंटों में गालियां देते हैं या फिर फर्जी बहरूपिये बन के आते हैं, फिर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन अपने अंध भक्तों को एक उपहार के रूप में दिया है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। तो साथियों, अभी आपसे विदा चाहूंगा। भाई जितने साथी जुड़े इस लाइव वीडियो से, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने सुना, शुक्रिया अदा की आपके फायदे की बात है, फिर भी मैं शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि यह फायदे की बात आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते थे, लेकिन जो बातें मैंने खोल करके बताई है वो आपके सबके काम की है। इतने लंबे समय तक कंटिन्यू मुझसे जुड़कर मेरी जानकारी वाली सभी बातों को सुनने वाले सभी साथियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और जो साथी बीच में सुन के चले गए लेकिन कुछ काम करने लगे, बाद में सुन लेंगे, उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यूट्यूब पर मेरी वीडियो को पब्लिश करने वाले सभी यूट्यूबर साथियों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मुझे कमेंट में जय भीम अभिवादन के साथ और अपने सहयोग समर्थन के साथ मेरा साथ देने वाले सभी साथियों का मैं धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं मोदी जी के अंध भक्तों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जी मोदी जी ने जो अपने ये मुड्डे पाल रखे हैं, मोदी जी ने जो ये अपने मुड्डे पाल रखे हैं, श्रीमती श्रीमान जितने भी हैं सारे, मोदी जी ने जो ये अपने मुड्डे पाल रखे हैं, इन पिलरों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो आपने मुझे गालियां दे करके मुझे सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, क्योंकि आपके संस्कार इस तरफ इशारा करते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। धन्यवाद। क्रांतिकारी। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। और हां, कान खोल करके सुन ले नरेंद्र मोदी जी, कान खोल करके सुन ले नरेंद्र मोदी जी,
भारत के संविधान को यदि हाथ भी लगाने की कोशिश की, यदि भारत के लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश की, तो हम संविधान के रक्षक और लोकतंत्र के पहरेदार आपसे टकराने को तैयार बैठे हैं। याद रखना। क्रांतिकारी जय भीम।